आइए दोस्तों, मैं विश्चित आपका इनके फिजिक्स क्लास पर स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फर्स्ट पेपर की दूसरी यूनिट है, जिसका नाम दे रखा है वैद्युत धारा। ठीक, क्या दे रखा है? वैद्युत धारा। यानी वैद्युत धारा जो यूनिट है हमारी दूसरी है, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा, ठीक। इसमें दो चैप्टर दे रखे हैं। नंबर 1 जो चैप्टर दे रखा है वैद्युत परिपथ दे रखा है, वैद्युत चालन। ठीक। नंबर दूसरा जो दे रखा है सरल परिपथ। सरल परिपथ, ये हमारे दो चैप्टर दे रखे हैं। नंबर 1 वैद्युत चालन दे रखा है, नंबर दूसरा क्या दे रखा है? सरल परिपथ। ठीक। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा वैद्युत चालन। पहला चैप्टर क्या रहेगा? वैद्युत चालन। तो देखिए वैद्युत चालन ये हमारा हुआ पहला चैप्टर। ठीक, ये क्या है? पहला चैप्टर। इसमें जो हमारी हेडिंग रहेगी वैद्युत धारा। वैद्युत धारा। देखिए वैद्युत धारा का कक्षा 10 में आपने फार्मूला पढ़ा था। आई बराबर क्या होता है? Q बटे टी। Q यहाँ पर जैसे कि आपको पता है क्या है? आवेश है, और T क्या है? समय है। T क्या है यहाँ पर? समय। ठीक। तो हमने एक चालक लिया और चालक में हमने Q आवेश प्रवाहित किया और लगे समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं किसी चालक में प्रवाहित आवेश तथा लगे समय के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हुई। ठीक। अब देखिए, या फिर हम एक और तरीके से परिभाषा बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित आवेश को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। बात एक ही चीज़ है। ठीक। एक हम अगला नोट पॉइंट डालेंगे, उसमें नंबर 1 करके लिखेंगे वैद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है अदिश राशि? क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं, देखिए कहने का मतलब ये है, वैसे इसे अदिश राशि होना चाहिए, सदिश राशि होना चाहिए थी, परंतु ये क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। ठीक। तो नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे? यह अदिश राशि है। नंबर 2 में हम लिखेंगे यानी कि यह एक मूल राशि होती है। नंबर 3 में हम लिखेंगे, अगर इसके मात्रक की बात करें, इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका एक मात्रक कूलाम या सेकंड निकल के एक और मात्रक बहुत ज़्यादा आपको पता है क्या है? एम्पियर होता है। ठीक। और इसका एक और भी मात्रक होते हैं, स्टेट एम्पियर होता है, बायर होता है। ठीक, बायर होता है। ये जो हैं सारे किसके मात्रक हैं? वैद्युत धारा के मात्रक हैं। अगर इसके विमा की बात करें तो कूलाम की विमा क्या होती है? AT होती है, और समय की विमा क्या होती है? T होती है। तो T से T कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा? A। ठीक। तो वैद्युत धारा की जो विमा निकल के आएगी वो कितनी आएगी? A आएगी। ठीक। आगे देखिए, अगर हम वैद्युत धारा के प्रतीक की बात करें तो वैद्युत धारा का जो प्रतीक होता है, नंबर अगले पॉइंट में लिखेंगे, जो कोई भी हो, तो वैद्युत धारा का प्रतीक ये होता है। ठीक। अगले पॉइंट में लिखेंगे जो कुछ भी पॉइंट हो। देखिए हम कह सकते हैं वैद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए विभवांतर का होना आवश्यक है। ठीक। मान लीजिए हमने एक चालक लिया, ये क्या है? एक चालक है। तो चालक में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके बीच क्या होगा? विभवांतर होगा। ठीक। और देखिए एक बात समझिए, इधर का विभव अधिक है। ठीक, अधिक, और इधर का कम है। ठीक। तो हमेशा याद रखना, जो वैद्युत धारा होती है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? यानी वैद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए विभवांतर का आवश्यक है, तथा वैद्युत धारा जो होती है अधिक से अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होती है। ठीक। अगले पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ पर हम कह सकते हैं वैद्युत धारा। ठीक, वैद्युत, अगर यहाँ पर ऋण धन आवेश की बात करें, यहाँ पर ऋण आवेश की बात करें, तो वैद्युत धारा यानी कि वैद्युत धारा धन आवेश के चलने की दिशा में तथा ऋण आवेश के विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होती है। मतलब धन आवेश के चलने की दिशा में और ऋण आवेश के विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होती है। ठीक। अगले पॉइंट में अगर लिखना चाहें, अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? जैसे आपने फार्मूला पढ़ा था, अगले पॉइंट में हम लिखेंगे, आपने अभी फार्मूला पढ़ा था, आई बराबर क्या होता है? Q बटे T होता है। यहाँ से Q का मान निकाला जाए तो क्या होगा? I इंटू T होगा। अगर I बराबर हम मान लें 1 एम्पियर। ठीक, I बराबर कितना मान लें?
1 एम्पियर, तथा हम t बराबर भी कितना मान लें, t बराबर भी मान लें 1 सेकेंड। ठीक, तो q बराबर कितना होगा, इसकी जगह पे 1 रखेंगे तो 1 ही तो आएगा, और q बराबर आपने फार्मूला पढ़ा था क्या होता है, n ही, तो q की जगह पे कितना रख देंगे, तो n ही रखेंगे। ठीक, और जब n का मान निकालेंगे तो n बराबर क्या होगा, 1/e, और 1/e का मान 1.6 गुणे 10 पे घात माइनस के कितना होता है 19। इसका जब भाग देंगे तो 6.25 गुणे 10 पे घात 18 आएगा प्लस के। ठीक, प्लस की कितनी आई घातें, 18 आई खाली। ठीक, तो हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं किसी चालक में 1 सेकेंड में, ठीक, किसी चालक, ये हमने कोई चालक लिया, ये क्या है, कोई चालक है, किसी चालक, ये चालक है, इसमें 1 सेकेंड में, ठीक, किसी चालक में 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन, इतने मतलब 6.25 गुणे 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने पर जो करेंगे, तब इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 1 एम्पियर। ठीक, आगे देखिए अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी इसी में, यानी कि वैद्युत धारा, अगली हेडिंग क्या रहेगी, यानी वैद्युत धारा के प्रकार। अगली हेडिंग क्या रहेगी, वैद्युत धारा के प्रकार। अगली हेडिंग रहेगी हमारी वैद्युत धारा के प्रकार। ठीक है, इसमें नंबर हम लिखना चाहें, हम कह सकते हैं वैद्युत धारा निम्न 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 हमारी हेडिंग रहेगी दिष्ट धारा। ठीक, दिष्ट धारा क्या होती है, मतलब हम बात करें अगर इस ग्राफ से समझना, ठीक, वह धारा जो समय के साथ न परिवर्तित हो, ठीक, उसे ही हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी धारा कहते हैं या दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है अगर समय भी ना बदले और धारा भी ना बदले, मतलब क्या, एक समान रूप से प्रवाहित होती चली जाए, मतलब धारा बिल्कुल एक समान रूप से प्रवाहित हो, तो इस चीज़ को ही हम क्या कहते हैं, दिष्टकारी धारा या दिष्ट धारा कहते हैं। कहने का मतलब ये है, यानी कि वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित ना हो उसे ही हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। अगली जो हमारी नंबर 2 हेडिंग रहेगी प्रत्यावर्ती धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा। देखिए प्रत्यावर्ती धारा क्या कह सकते हैं, वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित हो, मतलब कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, कभी कम हो कभी ज़्यादा हो, मतलब समय के साथ बदलती रहे, उस धारा को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, नंबर 2 में हम लिखना चाहें, हम कह सकते हैं वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित होती रहे उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, अगर ये चित्र आप लोग बनाना चाहो तो बना सकते हो। अगली हेडिंग दे रखी है वैद्युत धारा के समीकरण से आवेश ज्ञात करना। तो देखिए हमने जैसे कि अभी फार्मूला पढ़ा था, या हम लिख सकते हैं हम जानते हैं। देखिए हम जानते हैं मतलब I बराबर जो फार्मूला था वो क्या था, Q/T वाला। तो यहाँ पर अगर D का ऊपर नीचे गुणा कर दे तो dQ/ क्या होगा, dt। ठीक, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो I और dt बराबर क्या होगा, dQ होगा। तो या फिर लिखना चाहें या करके हम dQ बराबर क्या लिख सकते हैं, I और dt। ठीक, देखिए इसी प्रकार से यहाँ से आगे हम लिखना चाहें, हम कह सकते हैं T1 से T2 तक, यानी कि T1 से T2 समय अंतराल में प्रवाहित आवेश। ठीक, में प्रवाहित आवेश। तो यहाँ पर लिमिट जो रहेगी 0 से Q तक रहेगी, यहाँ पर क्या रहेगा, dQ बराबर, यहीं से T1 से कितनी रहेगी लिमिट, T2 तक। ठीक, तो वही यहाँ पर रहेगा I और dt। ये जो निकल के आया वो क्या आया, यानी धारा के समीकरण से आवेश प्रवाह। ठीक, हेडिंग रहेगी आवेश के वृत्ताकार पथ पर गति करने से प्रवाहित धारा। ठीक, मान लीजिए हम कह सकते हैं माना r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है, स्मॉल r त्रिज्या का एक क्या है, स्मॉल r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है जिसमें q आवेश b वेग से क्या है, गतिमान है। इसके कारण हमें प्रवाहित धारा I का मान क्या करना है, ज्ञात करना।
यही हमें लिखना है। तो हम कह सकते हैं माना r त्रिज्या का, हम लिखेंगे r त्रिज्या का एक वृत्ताकार पथ है जिसमें q आवेश b वेग से गतिमान है तथा हम कह सकते हैं इसमें प्रवाहित धारा का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं I बराबर जो फार्मूला होता है Q बटे क्या होता है, T होता है। यहाँ पर T की जगह पे हम बड़ी T मार रहे हैं जिसका नाम हम कह सकते हैं आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल। ठीक, तो अर्थात I बराबर हम लिखना चाहें यानी कि Q बटे क्या होगा, बड़ी T होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर जो बड़ी T का जो मान हम कह सकते हैं, T का मान लिया जा सकता है। तो T का मान हम लिख सकते हैं 2 पाई R बटे V, जहाँ पर हम इसे कहते हैं रेखीय वेग। कौन सा वेग कहते हैं, रेखीय वेग। और T की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पाई बटे ओमेगा, जिसे हम कहते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग। ठीक, और एक और फार्मूला होता है 1 बटे n, जिसे हम आवृत्ति कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ी होगी ये आवृत्ति। ठीक, तो ये हुआ मतलब T के मान हम ये रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या हुई, आवेश के वृत्ताकार पथ पर गति करने से प्रवाहित धारा। अब जो हमारी हेडिंग रहेगी वो हेडिंग क्या है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर चालन की व्याख्या। ठीक, तो नंबर 1 में हम इसमें लिखेंगे यानी कि धातुओं के नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। देखिए धातु के भीतर क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। ठीक, और परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है और ये मान लीजिए नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। यानी कि चारों ओर क्या वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नंबर 1 में हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि नाभिक के चारों ओर या यानी कि धातुओं के नाभिक के चारों ओर मुक्त इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 में हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की सबसे बाहरी कक्षा में होता है उस पर नाभिक का जो आकर्षण बल बहुत ही कम लगता है। ठीक, तथा हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की सबसे समीप वाली कक्षा में होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल ज़्यादा लगता है। तो ये हम नंबर दूसरे में लिखेंगे। ठीक, तो हम नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे बाहरी कक्षा में होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ही कम लगता है। तथा हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन नाभिक की यानी कि सबसे समीप वाली कक्षा में होता है उस पर नाभिक का आकर्षण बल बहुत ज़्यादा लगता है। तथा इन इलेक्ट्रॉनों को कहीं से ऊर्जा मिल जाए आपस में रगड़कर तो यह इलेक्ट्रॉन मतलब इस परमाणु से हम कह सकते हैं मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, तो ये हमारा नंबर 2 हुआ। मतलब इन्हें हम बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा दे दें तो इस वाले परमाणु से बाहर चले जाएंगे और जब बाहर जाएंगे तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अगर नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 में हम कह सकते हैं यह इलेक्ट्रॉन संभव सभी दिशाओं में गति करते हैं। मतलब इनकी गति कोई निश्चित नहीं है, लगभग सभी दिशाओं में गति करते हैं। ठीक, अगले पॉइंट में लिखेंगे नंबर 4 में। तो नंबर 4 में हम क्या लिख सकते हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो अणुओं की भांति यानी गैस के अणुओं की भांति होती है, इसलिए हम गैस इलेक्ट्रॉन भी इन्हें कहते हैं। ठीक, अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है वो वेग की बात करें 10 पे घात अगर हम इसके वेग की बात करें, जो वेग होता है वो 10 पे घात कितना होता है, 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 10 पे घात 5 मीटर प्रति सेकंड। इसी प्रकार से अगली बात करें इनके इलेक्ट्रॉन मतलब इनके घनत्व की बात करें, जो घनत्व होता है 10 पे घात 29 यानी कि प्रति मीटर का क्यूब। ठीक, ये क्या होता है, इसका घनत्व होता है। अगली हेडिंग रहेगी, अगली हेडिंग क्या दे रखी है, यानी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन गति के कारण प्रवाहित धारा की गणना। ठीक, तो देखिए हम एक चालक ले रहे हैं, क्या माना, हमने एक चालक लिया। ठीक, हमने एक ये लिया चालक। ठीक, चालक का एक सिरा ये है, बी सिरा इधर दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हमने t1 सेकेंड में n1 प्रोटॉन ए से, या हम कह सकते हैं t1 सेकेंड में n1 प्रोटॉन ए से b की ओर प्रवाहित हों। ठीक, प्रवाहित हों। ठीक, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं t2 सेकेंड में n2 इलेक्ट्रॉन
ए से बी की ओर प्रवाहित हो। देखिए हमने क्या बताया, मतलब t1 सेकेंड में n1 प्रोटॉन ए से बी की ओर प्रवाहित हों, ठीक। तथा हम कह सकते हैं t2 सेकेंड में, मतलब ए से बी की ओर प्रवाहित हों, तो कह सकते हैं t2 सेकेंड में n2 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ पर पहले हम चित्र बनाएंगे, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं n1 सेकेंड में t1 सेकेंड में n1 प्रोटॉन ए से बी की ओर प्रवाहित होने पर जो धारा है वो ए से बी की ओर प्रवाहित होगी, तथा t2 सेकेंड में n2 इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर प्रवाहित होने में जो धारा है वो बी से ए की ओर प्रवाहित होगी, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रोटॉन के कारण धारा I बराबर, आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, Q/T, और Q बराबर लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, NE। तो यहाँ पर हम लिखना चाहें I1 बराबर, क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं, N की जगह पे क्या रखेंगे, N1 रखेंगे, E वैसा ही रहेगा, और T की जगह पे क्या रखेंगे, T1, समीकरण नंबर 1 मानेंगे, ठीक। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण धारा की बात करें, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, तो फार्मूला वही रहेगा, यानी कि 2 बराबर क्या होगा, N2 और E बटे क्या हुआ, T2, समीकरण नंबर 2। अगर इनके परिणामी की बात करें, परिणामी की बात, I बराबर हम बड़ी धारा में से माइनस क्या करेंगे, छोटी धारा, मतलब हम कह सकते हैं बड़ी वाली धारा ये, छोटी वाली ये धारा, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। ये जो हमारी निकल के आई